नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की करते हैं। अल्मोड़ा जिले की बात सबसे पहले, जहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करने का दावा किया है। 12 राउंड की गिनती होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि सल्ट में किसकी जीत होगी। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार गंगा पंचोली हैं। 17 अप्रैल को सल्ट में वोट डाले गए थे, जिसके बाद से ही सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। सल्ट की सीट बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी विधायक नरेंद्र जीना के निधन के बाद खाली हुई सीट, इस वक्त उनके भाई इस सीट पर आमने सामने हैं। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। महेश जीना उम्मीदवार हैं, उनके भाई बीजेपी की ओर से, जबकि गंगा पंचोली कांग्रेस के उम्मीदवार है। इससे पहले भी वो इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन तब बीजेपी से बात उन्हें मिली थी। और इस बार देखना होगा कि आखिर कौन जीतता है, बीजेपी या कांग्रेस। क्या बीजेपी इस सीट को बनाए रखने में कामयाब होती है या कांग्रेस यहां पर अब बाजी मार ले जाती है। कहा यह जा रहा है कि जो सिंपैथी वोट वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, ये फायदा बीजेपी को यहां मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कड़ी टक्कर। किशन जोशी हमारे सहयोगी अल्मोड़ा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशन, किस तरह की तैयारियां वहां पर काउंटिंग को लेकर की गई है? मेनका 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, जिसके लिए कर्मचारी पहुंच गए हैं और कर्मचारी जो है मास्क का यूज कर रहे हैं। फेस भी कई लोगों ने लगा रखा है कि किसी तरह कोरोना संक्रमण को भी रोका जा सके। 8 बजे से काउंटिंग होनी है। 100 से अधिक कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं जो काउंटिंग करेंगे। लगभग 12 राउंड में ये काउंटिंग पूरी होगी। इसके साथ ही जो है ईपीपीबी की काउंटिंग भी के लिए अलग से 3 टेबलें लगाई गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला लग रहा है। मेनका जी किशन, दावे तो दोनों के ही हैं पूरे कि हम जीतेंगे ये सीट, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कह रही है? किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, भाजपा के सुरेंद्र जीना जो विधायक थे 3 बार के, उनका पलड़ा लगभग भारी इसलिए माना जाता है कि उनके निधन के बाद लोगों को संवेदना वोट जो है उनकी तरफ ज्यादा पड़ने का ऐसा अनुमान माना जा रहा है। बल्कि लेकिन पिछली बार कांग्रेस की जो गंगा पंचोली थी वो भी काफी कम अंतर से जो है हारी थी, इसलिए मुकाबला कांटे का है। फिर भी कहा जाए तो भाजपा के पक्ष में थोड़ा जाता हुआ नतीजा देख सकते हैं, क्योंकि संवेदना वोट जिस हिसाब से लोगों ने कहा कि उनके भाई का निधन हो गया, 3 बार वो विधायक रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पलड़ा उनका भारी जरूर है। मेनका जी किशन, छोटे राज्यों में एक सीट बहुत कीमती होती है, जाहिर सी बात है, उसके मतलब मायने बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस एक सीट पर जीत हार से कितना असर दोनों पार्टियों पर पड़ने वाला है, वो भी तब जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने जो है अगले साल चुनाव के हिसाब से इस चुनाव को लड़ा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव जो है 1 हफ्ते से अधिक वहां रहे और पूरा मॉनिटरिंग किया, बूथ स्तर तक वो लगे रहे। भाजपा ने 3-3 मंत्रियों की, 2-2 सांसदों की ड्यूटी लगाई, खुद मुख्यमंत्री ने जो है जनसभाएं की। तो इसका मतलब ये था कि ये चुनाव जीतना अगले 22 के लिए मुख्य रूप से माना जा रहा था। मेनका जी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती है किशन, वो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना। ये समस्या उत्तराखंड में भी बढ़ती जा रही है कि कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रही है, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो पाएगा यहाँ? ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि सल्ट में चुनाव 17 अप्रैल को मतदान होने के बाद जब जांचें तेज हुई तो रोजाना जो है 1 दर्जन से अधिक जो है कोरोना के लोग निकल के आ रहे हैं। अब जो है बड़ी चिंता है कि इस भीड़ को किस तरह से काबू किया जाएगा। ऐसा है कि ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद तो रोक लगा रखी है विजय जुलूस पर, लेकिन जो दिन भर एजेंट खड़े रहेंगे उनके लिए निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। लेकिन कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कर्मचारी ड्यूटी करते रहेंगे। ये कर्मचारी डरे हुए हैं कि अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो उनके परिवार को भी हो सकता है। ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। मेनका जी धन्यवाद आपका। आप भी हालात पर नजर बनाए रखें, जब काउंटिंग शुरू होगी तब भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सल्ट का रण, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रण है इस वक्त पूरे देश के सामने, वो है कोविड कंट्रोल। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 5,493 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या अब 51,127 हो चुकी है। 3,644 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 107 लोगों की जान
चली गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 2266 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि हरिद्वार में ये आंकड़ा 578 का है। नैनीताल में 810, उधम सिंह नगर में 503, पौड़ी में 330, टिहरी में 153 और रुद्रप्रयाग में 59, पिथौरागढ़ में 135 और उत्तरकाशी में 106 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अल्मोड़ा में 136, चमोली की अगर हम बात करें तो 116 और बागेश्वर में 146 लोग नए कोरोना पॉजिटिव। 128 नए कोरोना मरीज चंपावत में मिले हैं। और जो एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है कि आज पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू रहेगा, बाजार बंद रहेंगे, जरूरी सामान की दुकानें ही सिर्फ खुलेंगी। कई शहरों में एक हफ्ते के कर्फ्यू का आखिरी दिन है आज, और हो सकता है कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया जाए और ऐसा कोई ऐलान हो जाए। जिलों के डीएम ले सकते हैं कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला, क्योंकि उनके ऊपर छोड़ा गया है कि जो हालात हैं उसके मद्देनजर कड़े से कड़े कदम उठाए जाए, जरूरत पड़े तो कर्फ्यू को आगे भी बढ़ाया जाए। ऐसे में कई शहरों में, कई जिलों में जहां पर एक हफ्ते का कर्फ्यू था, आज आखिरी दिन, और देखना होगा कि आज की तस्वीर क्या रहती है और क्या इन जगहों पर जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्या एक हफ्ते का और कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, कोरोना को लेकर और उससे लड़ने की तैयारी को लेकर जो इंतजाम इस वक्त हैं, क्या खबर है कि क्या और कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया जा सकता है? मेनका बिल्कुल आज पूरे राज्य में कर्फ्यू है, रविवार का दिन है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल निर्देश ये दिए थे कि जो गांव के इलाके हैं जहां पर संक्रमण की स्थिति थोड़ी सी कम है या हालात सामान्य है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस कर्फ्यू की जो लिमिट है उसको कम कर सकता है, घटा सकता है यहाँ पर कर्फ्यू की टाइमिंग को। इसके अलावा जो शहर है जहां लगभग एक हफ्ते से कर्फ्यू लगा है, वहां आज लास्ट डे है, तो वहां सभी डीएम्स को आज फैसला लेना होगा कि इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अंदर खाने निर्देश यही है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक कर्फ्यू को मेंटेन रखा जाए उन शहरों में जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। और अब देखना होगा, क्योंकि देहरादून के जिस तरह केसेस हमने देखे पिछले 7 दिनों में, केसेस में कोई कमी नहीं है। स्टेट वाइड अगर आप केसेस देखें, पूरे राज्य के केसेस देखें तो उसमें भी कमी नहीं है, डेथ्स में कोई कमी नहीं है। यानी अभी एक हफ्ते के कर्फ्यू का असर अभी तक तो नजर नहीं आया। अब ये यहाँ पर मजबूरी भी है और जरूरी भी है, दोनों ही बातें हैं कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो आज लास्ट डे, जानकार भी कह रहे हैं कि अगर हम आज कोई कदम उठाते हैं, कर्फ्यू जैसा कोई कदम उठाते हैं, तो उसका असर होने में कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है। जब उसका असर दिखने लगता है तो लगता है ज्यादा चांसेस तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कर्फ्यू का वक्त और बढ़ाया जा सकता है शायद। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से संकट गहरा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, और इसी बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोगों से शादी समारोह फिलहाल टाल देने की अपील की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि संक्रमण लगातार फैल रहा है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, लिहाजा लोग सहयोग करें और शादी विवाह के कार्यक्रम कुछ दिन के लिए टाल दें। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सब लोगों से, पूरे जनपद के लोगों से, ये आपका पूरे समाज पर, पूरे जिले पर आपका उपकार होगा, पूरे प्रदेश पर आपका उपकार होगा अगर आप अपनी शादी को कुछ समय के लिए टाल दें। जब सामान्य स्थिति हो जाएगी फिर शादी भी होगी, सब समारोह फिर होंगे। पौड़ी में कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग के दौरान झूठी जानकारियां देने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। डीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो जो लोग टेस्टिंग को लेकर, सैंपलिंग को लेकर लोगों को गुमराह करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन एक्शन लेगा। डीएम ने यह फैसला लिया है कि जो भी झूठी जानकारी देगा टेस्टिंग को लेकर, सैंपलिंग को लेकर या उसकी रिपोर्ट को लेकर, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लोग इस बात को लेकर परेशान है कि टेस्टिंग हो नहीं रही है। जहां पर कोविड टेस्ट सेंटर है वहां पर लंबी लंबी कतार लोगों को देखने को मिल रही है। 3-3 घंटे के इंतजार के बाद किसी की बारी आती है तो रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 5 दिन का वक्त लग रहा है। आता है उस पर कोविड के जो नियमावली है, अधिनियम है, उसमें मुकदमा भी हम दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके वजह से आपके आसपास के मोहल्ले में कोविड का संक्रमण खतरा बढ़ा है और अन्य व्यक्ति भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर। तो आप बिल्कुल इसका संज्ञान लें और कोई भी गलत काम में अपने।
इधर हरिद्वार में अंतिम संस्कार के बाद मृतक के बेटे से 80,000 रुपए मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस सीज कर दी गई है। साथ ही ड्राइवर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए अंतिम संस्कार करने के लिए शव को फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में रखना पड़ा। 2 दिनों तक शव को फ्रीजर में रखने के बाद जब शव का अंतिम संस्कार किया गया तो एम्बुलेंस चालक ने मृतक के परिजनों से 80,000 रुपए मांगे, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एम्बुलेंस को भी सीज कर दिया। 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने की आदेश दी है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग का भी संकट खड़ा हो गया है। देहरादून में प्राइवेट लैब के बाहर टेस्ट कराने पहुंच रहे लोगों की लंबी लंबी कतार लग रही है। सुबह 6 बजे के लोग जो लाइन में लगते हैं तो 3 बज जाते हैं उनकी बारी आते आते। 3 से 4 घंटे का इंतजार करने के बाद जब सैंपल देते हैं उसके बाद रिपोर्ट के लिए भी 5 से 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। आप लोग टेस्टिंग करवाना है तो प्राइवेट लैब में कितना टाइम आपको यहाँ पर लगा? 2.5-3 घंटे लगे। हाँ, रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम को 5 बजे बोल रहे हैं। शाम को 5 बजे? जी। पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ हो जाए सर। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण गैस रिफिलिंग प्लांट संचालक चांदी काट रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने की वजह से पेशेंट के परिजन खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। साथ ही आम दिनों में 5,000 रुपए का मिलने वाला ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर इस वक्त 15,000 रुपए में बिक रहा है। बावजूद इसके अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। आम तौर पर 700-800 की मिल जाती है। अभी कम से कम 3,000 रुपये का सिलेंडर मैं भरवा चुका हूँ और भरवाया भी तो है, पर मेरे को सिलेंडर मेरे पास है ही नहीं, जिस कारण मुझे प्रशासन थोड़ी मुझसे चाहे तो थोड़ा मिल भी पाएगा, नहीं तो आम लोगों के लिए तो थोड़े वो नहीं हो पा रही। दोनों सिलेंडर के हिसाब से देखो जी, जो सिलेंडर 5,000 का था वो आज 15,000 रुपये का हो गया, जो 10,000 का सिलेंडर था वो आज 40,000 का हो गया। क्योंकि ये सिलेंडर बनते नहीं है, बन के आ नहीं रहे। जो सिलेंडर की कंपनी है उसमें 6-6 महीने की 8-8 महीने की वेटिंग है। तो 5 का 15 और 10 का 40 लोगों की मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। इधर रामनगर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिले में अप्रैल में कोरोना के 623 पॉजिटिव केस सामने आए, लेकिन अभी तक जिले में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अब पीरूमदारा के BNK हॉस्पिटल में कुछ गंभीर मरीजों का इलाज शुरू किया गया है और यहाँ 16 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। जो सस्पेक्टेड हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम चल रही है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, वो सस्पेक्टेड केसेस जो हैं नीम किरोली में हम लोगों ने शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं और आज की तारीख में अभी 16 मरीज वहाँ पे क्या कहते हैं इलाज पा रहे हैं। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पुलिस का कहना है कि रुड़की क्षेत्र में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी भी चीज़ को लेके रुड़की सब डिवीज़न में कोई चीज़ की कमी नहीं है, चाहे आवश्यक वस्तुओं की बात है या ऑक्सीजन सप्लाई की बात है या मेडिकल रिलेटेड अन्य चीज़ों की बात है, तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 प्लांट है और कुछ अन्य जो इंडस्ट्रियां हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। और मंगलौर क्षेत्र में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं यहाँ पर, जहाँ से सप्लाई हो रही है लगातार और केंद्र सरकार द्वारा इसमें जो कोटा निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप जो सप्लाई की जानी है उसको लेके कल हम लोगों के द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया गया था, जॉइंट मजिस्ट्रेट और हमारे द्वारा। तो जो भी कोटा आवंटित किया गया है उतना कोटा का ये उठान हो, इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे और बाकी किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी ना हो, इसको भी निश्चित कराएंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चंपावत में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने चंपावत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति दी। लेकिन अब जिले में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या सामने बनकर आ गई है। प्रशासन की ओर से जो इंतजाम ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर किए गए थे वो अभी नाकाफी साबित हो रही है। डीएम ने भरोसा दिया है कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की भी आपूर्ति पूरी की जाएगी। बेड 15 ऑक्सीजन इनेबल्ड बेड हैं और हमारे पास इसके 2 लगभग वेंटिलेटर्स हैं। तो अगर इनको ऑक्सीजन की वैसे वर्तमान में तो पर्याप्त है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की शॉर्टेज आएगी या कोई भी ऐसा इश्यू आएगा जिसमें कोविड रेस्पॉन्स में सपोर्ट किया जाना, तो प्रशासन और मेडिकल टीम पूरी इनके साथ हमेशा तैयार खड़ी है। इधर कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बाद चंपावत के जिला अस्पताल में अगले आदेश तक ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि स्टाफ और डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया। बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए हमारे जो डॉक्टर हैं उनके प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमने ये सोचा है कि वर्तमान में जो ओपीडी है उसको बंद करके जितनी आकस्मिक सेवाएं हैं उन सबको चालू रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई किसी प्रकार के मरीज को कोई परेशानी होती है तो हम लोगों ने वर्तमान में फ्लू क्लिनिक अलग से रखी हुई है, जिसमें आएगा पेशेंट सर्दी खांसी बुखार जो भी परेशानी हो वो दिखा सकते हैं। आकस्मिक सेवा हमारे 24 घंटे चालू है, आप चाहें तो कभी भी आके उसमें दिखा सकते हैं। वर्तमान में तो नैनीताल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से तल्ली ताल बाजार बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने बाजार बंद कराने के लिए खुद पहुंची। ये टीम लोगों से भी अपील की कि बिना वजह वो बाहर ना निकले। पुलिस ने कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बढ़ते कोरोना के बीच खटीमा में लोग सुधरने को तैयार नहीं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ कर्फ्यू का भी उल्लंघन करते दिखे लोग। बाजार में भीड़ नजर आई साफ साफ। बैंकों के आगे भी लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा यहां और बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट में, दुकानों में सरकार तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है, लेकिन हम आम आदमी खुद इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसा कहा तो और बढ़ेगा। मौजूदा हालात में बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए, लेकिन कोटद्वार में वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो गई है। कोटद्वार के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो चुका है। ये असमर्थता जो है डॉक्टर जता रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।